देखेंगे। लखनऊ में मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव समेत अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रणनीति बनाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। रामनगरी अयोध्या में हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है। अयोध्या अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ानों का शुभारंभ हो चुका है। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई है। गाजियाबाद में सराफा दुकान का शटर तोड़कर करीब 60 लाख की चोरी हुई। 15 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इकतीस जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा सत्र। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के उद्बोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा सत्र। 31 जनवरी को प्रेसिडेंट का संबोधन होगा और 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। दिल्ली से ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है बजट सत्र को लेकर। 31 जनवरी को प्रेसिडेंट का संबोधन होगा और उसी के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 9 फरवरी तक चलेगा। तो इस वक्त की अहम खबर सूत्रों के हवाले से, दिल्ली से ये बड़ी खबर। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा बजट सत्र। 31 जनवरी को प्रेसिडेंट का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद 9 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। यह बड़ी खबर दिल्ली से, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। अनूप गुप्ता से फोन लाइन पर बातचीत करते हैं। अनूप, क्या डिटेल्स हैं? इस बार बजट सत्र जो है वो 31 जनवरी को राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है और 2024 में आम चुनाव भी हैं। ऐसे में इस बजट सत्र में क्या कुछ सरकार ला सकती है? देखिए, आपको बता दूं कि मौजूदा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी सत्र होगा। ये जो सत्र है ये पूर्ण बजट सत्र नहीं होगा, ये अंतरिम बजट सत्र कह सकते हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी और सबकी जो नजरें होगी वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे होगी, क्योंकि राष्ट्रपति जब 31 जनवरी को उनका संबोधन होगा तो वो पूरे कार्यकाल के दौरान जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको वो संसद के सामने रखेगी। एक ज्वाइंट सेशन होगा जिसमें रखेगी और जाहिर सी बात है इस पर सरकार की सारी उपलब्धियों को बताया जाएगा। दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं कि बाकी, क्योंकि देखिए 1 तारीख को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, बड़े प्रपोजल लाए जा सकते हैं। क्योंकि ये अंतरिम सत्र है, ऐसे में कोई बड़ा फैसला, ठोस फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन घोषणाएं बहुत सारी हो सकती है जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेगी। जी बिल्कुल, ये अंतरिम बजट होगा, दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा और कुछ घोषणाएं जो खास की जा सकती हैं उस पर नजर रहेगी। जानकारी के लिए शुक्रिया अनूप आपका। स्वच्छ सर्वेक्षण के क्षेत्र में यूपी के 2 जिलों का डंका बजा है। स्वच्छ सर्वेक्षण गंगा टाउन में वाराणसी को पहला पुरस्कार मिला है, जबकि गंगा टाउन में दूसरा पुरस्कार प्रयागराज को मिला है। यूपी से शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा के साथ प्रयागराज के म्युनिसिपल कमिश्नर चंद्रमोहन गर्ग और वहां के महापौर गणेश केसरवानी को राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार दिया है। सड़कों पर की जाने वाली मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की मदद से तो पहले पायदान पर वाराणसी स्वच्छता के मामले में और दूसरे पायदान पर यह अवार्ड प्रयागराज को मिला है। प्रयागराज ने दूसरा पुरस्कार जीता और पहले नंबर पर वाराणसी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह, जहां पर क्लीनेस्ट गंगा टाउन जिनको रैंकिंग दी गई, वाराणसी पहले और दूसरे नंबर पर प्रयागराज। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट भी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन की श्रेणी में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान के लिए वाराणसी व प्रयागराज शहर को पुरस्कृत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वच्छ यूपी का संकल्प साकार हो रहा है। स्वच्छता से समृद्धि की यात्रा में काशी एवं प्रयागराज वासियों का योगदान अभिनंदनीय है। सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो पहले पायदान पर वाराणसी और दूसरे पर प्रयागराज को रखा गया है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन के सर्वेक्षण में
प्रयागराज दूसरे नंबर पर और वाराणसी पहले नंबर पर, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया और लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन की श्रेणी में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान के लिए वाराणसी व प्रयागराज शहर को पुरस्कृत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वच्छ यूपी का संकल्प साकार हो रहा है। स्वच्छता से समृद्धि की यात्रा में काशी एवं प्रयागराज वासियों का योगदान अभिनंदनीय है। सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के क्षेत्र में यूपी का डंका, पहले नंबर पर वाराणसी और दूसरे नंबर पर प्रयागराज को पुरस्कृत किया गया। और खबर लखनऊ से है। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। मिशन 2024 को लेकर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव और अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंथन हो रहा है। तो लखनऊ में बीजेपी की यह बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव और अयोध्या को लेकर इसमें खास तौर पर चर्चा की जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसके बाद लोकसभा चुनाव में सबकी अहम जिम्मेदारियां, जनता के बीच में सरकार के कामकाज को पहुंचाना, इन सभी पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनाव की दृष्टि से होने जा रही है। पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हम 400 से अधिक देश में लोकसभा और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेंगे। उसके लिए आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावड़े जी आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के बहुत प्रमुख लोग इस बैठक में हैं और आज ये बैठक 3-4 घंटे चलेगी। सर, लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या कुछ कमेटियों का गठन किया गया है बड़े पदाधिकारियों की जिससे कि लोकसभा चुनाव आसानी से जीता जा सके? बैठक में ये सब योजना रचना बनाने के लिए ही बैठक जो भी तय। और सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी संकेत इस पर नजर बनाए हैं। संकेत, 24 और 22 जनवरी के लिहाज से बैठक कितनी अहम, किस तरह की रूपरेखा इसमें बनाई जा रही है? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक का आज आयोजन किया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं योगी सरकार के कई मंत्री इस बैठक में हैं। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी संगठन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं वो सभी प्रदेश महामंत्री इस बैठक में बुलाए गए हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, खासकर स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, रमापति राम त्रिपाठी, ये तीनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में मंथन किया जा रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव को किस लिहाज से जीतना है। और इस बैठक में जो अभी तक की चर्चा है वो सूत्रों की माने तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बना दी है लोकसभा चुनाव संचालन समिति के नाम पर। उसमें मुख्यमंत्री कमेटी में 55 लोगों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कमेटी में है, लोकसभा चुनाव संचालन कमेटी में। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे 55 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जिनको संगठन के कार्य में जो लोग दक्ष हैं, पिछले चुनाव में लगातार वो चुनावी प्रबंधन देखते रहे, ऐसे लोगों को भी कमेटी में शामिल किया गया है। उसमें कई पूर्व सांसद हैं, कई मौजूदा सांसद हैं और जो इस बैठक में केंद्र के भी जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, चाहे वो संजीव बालियान हो या फिर बीएल वर्मा हो जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा कौशल किशोर जो कि मोहनलालगंज से सांसद भी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लगाकर सरकार और केंद्र में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित मंत्री हैं वो सभी इस बैठक में हैं। इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर वो मौजूद हैं।
तो जाहिर सी बात है इस बैठक में मंथन किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को किस तरीके से जीतना है। क्लस्टर बनाए गए हैं लोकसभा की सीटों के और जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं कि आखिर किस सीट की जिम्मेदारी किस पदाधिकारी के पास में रहेगी या किस मंत्री के पास में रहेगी। इस पर मंथन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से जुटी हुई है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा पदाधिकारी, पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो भी बुलाए गए हैं और जो केंद्र के उत्तर प्रदेश से संबंधित मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, चाहे वो बीएल वर्मा हो, संजीव बालियान हो, कौशल किशोर हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर तक पार्टी को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए और विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर बाकायदा कमेटियों का गठन, यानी कि लोकसभा चुनाव संचालन समिति की कमेटियों का गठन किया जा रहा है और सभी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए इन कमेटियों को बनाया गया है, जिसमें सभी वर्गों के नेताओं को शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि 55 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है लोकसभा चुनाव संचालन समिति के नाम पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कमेटी में शामिल है। दोनों तय की जा रही हैं, सरकार के कामकाज को सीधे जनता तक पहुंचाया जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए संकेत। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि हमने सबको न्योता दिया है, जो नहीं आना चाहे वो उनकी मर्जी है। आलोक कुमार ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य और दिव्य होगा। थोड़ा आडवाणी जी के हेल्थ कंसर्न्स हम सबको थे, तो उनके परिवार ने उन हेल्थ कंसर्न्स के बारे में क्या क्या व्यवस्था चाहिए ऐसा हमको बताया है। हम सब व्यवस्था करेंगे। आडवाणी जी का आना सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो शरीक नहीं होंगे, तो आप किस तरीके से इसे देख रहे? कुछ विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे। जो आए स्वागत है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। हमने तो सबको बुलाया। ट्रस्ट ने कहा प्रधानमंत्री को बुलाया तो विपक्ष के नेता को बुलाओ। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी इंक्लूडेड, उनके अध्यक्षों को बुलाओ। इसलिए हम तो राजनीति नहीं करना चाह रहे। हम तो चाह रहे हैं कि पूरा समाज आए, समाज के सब प्रमुख लोग आए, सब राजनीतिक दलों के अध्यक्ष आए। अगर कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि आने से पहले उसका नफा नुकसान चुनाव की दृष्टि से सोचना चाहिए, तो ये उनका स्वभाव होगा। राम जोड़ने वाले हैं, राम बांटने वाले नहीं है। विपक्ष का यह भी कहना है कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है। आधार क्या है ये कहने का? हम उनको क्यों बुला रहे हैं? पर यह बात तो सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने, भाजपा ने निष्ठापूर्वक राम आंदोलन के लिए काम किया है। पर मुख्य रूप से जिन लोगों ने त्याग किया, कष्ट सहे, गोलियां खाई, मृत्यु का वरण किया, जिन 65 करोड़ लोगों ने अपनी कमाई में से इसके लिए निधि समर्पण किया, उनके दिमाग में सरकार या चुनाव नहीं हो सकता था। ये तो राम जी के लिए ही हुआ, आगे भी राम जी के लिए ही होगा। और खबर आगरा से है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव का भगवान राम को लेकर विवादित बयान सामने आया है। केशव देव ने कहा कि राम में मेरी कोई आस्था नहीं, क्या भगवान से पहले प्राण नहीं था? केशव देव ने यह बात कही है। देखिए भाई, भगवान राम में मेरी कोई आस्था नहीं जी, मेरी कोई आस्था नहीं, केशव देव मौर्य कोई आस्था नहीं। भगवान राम अगर हैं तो जो लोग पूछते हैं वो पूजे, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि करोड़ों लोग उन्हें पूछते हैं। भगवान राम से ना मैं डरता हूँ, ना मैं उनमें कोई आस्था रखता हूँ। इसलिए मुझे प्राण प्रतिष्ठा से कोई मतलब विशेष नहीं है, और प्राण प्रतिष्ठा कुछ है नहीं। वो तो केवल राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने के लिए। क्या भगवान राम में पहले से प्राण नहीं था जो नया प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है? कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है और लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए होती है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हम उन्हें हमेशा मानते आए हैं और मानते रहेंगे। राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं।
हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म की बात है, भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने न्योता अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो यह 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने की यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पर स्वर्ण जड़ित दरवाजा लगाया गया है। मंदिर के अस्थायी गर्भगृह को भी सजाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सजावट की तस्वीर जारी की है। तो स्वर्ण जड़ित सिंह द्वार तैयार हो चुका है, उसकी तस्वीर सामने आ गई है। सिंह द्वार पर सोना जड़ा गया है। कुल मिलाकर 13 द्वार ऐसे हैं जो स्वर्ण जड़ित होंगे। ट्रस्ट ने यह तस्वीर जारी की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन चांदी के बने पात्र में श्री राम को भोग लगाया जाएगा। यूपी के मिर्जापुर से श्री देवराहा बाबा आश्रम की ओर से अयोध्या चांदी के बने 5 बड़े बर्तन भेजे जा रहे हैं। आश्रम के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां मौजूद विशिष्ट अतिथियों द्वारा इन चांदी के बर्तनों में भगवान राम को भोग लगाया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से आ रही है। एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी कॉल सेंटर से 25 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। थाना सेक्टर 58 पुलिस और एसटीएफ का यह एक्शन हुआ है। जॉइंट ऑपरेशन में 25 लोग पकड़े गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, थाना सेक्टर 58 पुलिस ने यह एक्शन लिया। एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया। 25 लोग इसमें से गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ और थाना सेक्टर 58 पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन रहा। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।